मुझे पेड़ियों में मत बांधो नरेंद्र मोदी जी। सिर्फ एक मजाक, इस व्यक्ति को मजाक पसंद नहीं है, जिसने पूरे देश का मजाक बना दिया, उसको मजाक पसंद नहीं है। फेसबुक पेज जो है हमारा भारत में बैन हुआ, आपको क्या लगता है इससे पहले दिक्कत नहीं हो रही थी? संस्था में जो बैठे हुए जो जातिवादी सोच के लोग हैं उनको लगता है कि ये क्यों बोल रहा है भाई। और हमारा फेसबुक पेज जो है वो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जो भी पॉलिटिक्स के साथ हुआ है, नेशनल दस्तक के साथ हुआ है, हमारे साथ ये काफी पहले हो गया था। अपने घर से 10 कदम जा करके किसी भी एजेंसी पे चला जाए, किसी भी बस स्टेशन पे चला जाए, रेलवे स्टेशन पे चला जाए, उसे हकीकत नजर आ जाएगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये हकीकत सामने ना आए। ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, ये क्या करना चाहती है? ये यही करना चाहती है जो आज मैंने ये रवैया अपनाया हुआ है। ये चाहती है कि हमें बेड़ियों में हमारी आवाज़ों को बंद कर दिया जाए। ये चाहती है कि देश के अंदर से दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाज़ जो उठा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि देश के अंदर अगर हम जैसे लोग ट्विटर अकाउंट अगर अपना बना के 4, 5, 6 साल में तैयार करते हैं और तमाम गरीब मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो साथियों एक रात को मैसेज आता है 19 तारीख को और 1:52 पर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना दिए हुए अकाउंट को इंडिया में विदहेल्ड किया जाता है। मैं भारतीय होने के नाते क्या भारत में नहीं बोल सकता? क्या मैं भारतीय होने के नाते भारत में नहीं बोल सकता? मेरा जुर्म यह है कि मैं मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा जुर्म यह है कि कहीं अगर दलित पिछड़ों पर जुल्म होता है तो मैं एक ट्वीट कर देता हूं, उसकी एफआईआर तो बेचारे की उस थाने में सुन ली जाती है। मेरा जुल्म यह है कि किसी मुसलमान के साथ अगर अत्याचार होता है तो साथियों में उनकी आवाज बनकर उभरता हूं और बोलता हूं। यहाँ पर जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय संजय सिंह जी, सांसद जी, तमाम जब ये भाषण देते हैं हम लोग इनकी आवाज और तमाम वीडियो वगैरह सब चीजें यहाँ वायरल करते हैं ताकि गरीब मजलूमों की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें पता लगे कि आपका एक नेता, आपका एक व्यक्ति संसद के अंदर मौजूद है। आदरणीय शंभू जी बैठे हैं जो कि तमाम दलित पिछड़ों की आवाज उठाते हुए आज अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करा फेसबुक, उसको बैन कर दिया गया। पॉलिटिक्स जो नफरत के बाजार में एक तरीके से मैं कहूँ मोहब्बत फैला रहा था, वो कह रहा है कि नहीं नफरत नहीं फैलने देंगे। तमाम जो उल्टे सीधे भाषण, नफरती भाषण चलते हैं उसके खिलाफ पॉलिटिक्स डट के खड़ा रहता है। तमाम लोग, राजीव निगम सर सिर्फ एक मजाक, इस व्यक्ति को मजाक पसंद नहीं है, जिसने पूरे देश का मजाक बना दिया, उसको मजाक पसंद नहीं है। तो साथियों मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि 7 साल की मेहनत है, जो मेहनत बस इसलिए है कि एक गरीब दलित परिवार का लड़का मैं सिर्फ और सिर्फ आगे आकर गरीब दलित पिछड़ों की आवाज उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि मुझे बेड़ियों में मत बांधो, मुझे बेड़ियों में मत बांधो नरेंद्र मोदी जी। मैं सिर्फ और सिर्फ आज यही कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो सच बोलेगा कौन। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इन्हीं साधारण इंट्रोज के साथ हम अपनी वीडियो बनाते हैं। कोशिश हमेशा ये होती है जनता लाइव की कि उनकी आवाज़ बन सके जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, और ये आप हमारी वीडियोस को देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सीधी सरल भाषा में मैं बात करती हूँ, नपी तुली भाषा में बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि किसी चीज़ को लेकर विवाद ना हो। ये पूरी कोशिश होती है क्योंकि जिस समय में हम काम कर रहे हैं हमें पता है कि हमारे सरों पे तलवारें निरंतर लटकी हुई हैं और वो कभी भी चल सकती है। हमारे सर पे ये तलवार बिहार चुनाव से पहले चली थी और हमारा फेसबुक पेज जो है वो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जो भी पॉलिटिक्स के साथ हुआ है, नेशनल दस्तक के साथ हुआ है, हमारे साथ ये काफ़ी पहले हो गया था, बिहार इलेक्शन से ठीक पहले, और हमें बिहार इलेक्शन के लिए निकलना था। इसका असर उस वक्त ये हुआ कि हम तैयारी करके बैठे थे बिहार इलेक्शन कवर करने की, और क्योंकि हमारा फेसबुक पेज 2 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा का था, अचानक से उसे इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और सीधी तौर पर आप समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से आपके पेट पर लात पड़ती है। आप एक छोटी सी टीम है, कोशिश कर रहे हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें लग गए कि किस तरीके से हम उसे रिवाइव कर सके, कैसे रिस्ट्रिक्शन हटा सके। हमने तमाम कोशिशें की, छोटा सा वीडियो बनाया, जितने लोगों को जानते थे उन्हें हमने कॉन्टेक्ट किया कि वो उस वक्त आवाज़ उठाए। और यहाँ इस वक्त बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स का धन्यवाद करना, क्योंकि हमने उस वक्त कोशिश की ये आवाज़ उठाने की, पर उस वक्त शायद हम इकलौते चैनल थे जिससे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो ये आवाज़ इतनी बड़ी नहीं हुई। आज जब लोगों के आपस में एक साथ ऐसी सिचुएशन आई है, और यहाँ शायद सरकार से गलती हो गई कि एक साथ ये 3-4 बड़े चैनल उन्होंने बैन करने पर उन्होंने किया, और उसके बाद ये आवाज़ उठकर आई। मुझे लगता है अलग अलग हुआ होता कुछ समय के बाद तो शायद आज भी हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे होते।
और इस गलती का आज ये फायदा है कि हम सरकार को नसीहत दे रही है। बिल्कुल नसीहत दे रही हूँ, क्योंकि ये चेतावनी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां होगी और उसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से किसी को मिलेगा। और आज जब हम यहाँ एक मंच पर बैठे हैं, अब यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है और जरूरी यह है कि अब जब हम मंच पर आ गए हैं तो इसका पूरा फायदा उठाया जाए। और अब जो कुछ सरकार करने की कोशिश कर रही है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कोशिश की जा रही है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है। 15 दिन के नोटिस के बाद जो असली रिस्ट्रिक्शंस आएंगे उस पर हमें फोकस करना है। ये जो कुछ हुआ है ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम दूसरा फेसबुक पेज बना लेते हैं, हमने भी बना लिया, हमने भी काम करना शुरू कर दिया, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ होने वाला है हमें उस पर फोकस करना है और उसके लिए अभी ये लड़ाई महज शुरू हुई है। आज ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। ऐसे हमें न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने होंगे और न जाने कितनी ज्यादा मीटिंग्स और कितनी ज्यादा ऐसी लड़ाइयां अभी लड़नी है। अगर अभी हमने इस लड़ाई को रोक दिया तो ये आगे कहीं भी किसी के लिए भी आप खतरा हो सकता है, कोई भी काम नहीं कर पाएगा इस मीडिया इंडस्ट्री में। और सबसे अहम सवाल, जो सही सवाल है, जो आप पूछते हैं, जिन लोगों तक आप पहुंचते हैं, वरना सवाल पूछने वाले दूसरे तबके के भी लोग हैं जो आजकल ये भी पूछते हैं पानी नहीं मिला, तो उस सवाल को अगर कोई काउंटर कर रहा है, जो बता रहा है कि हाँ नहीं मिला और उसकी वजह से आपको जवाबदेही आज भी देनी होगी, तो अगर आप चाहते हैं कि आप खड़े रहें, आपकी आवाज बुलंद रहे, तो इसी तरह लड़ना होगा। ये महज शुरुआत है, इस बात को गांठ बांध दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मतलब आप लोग अवगत हैं हम लोग के विचारों से, बातों से। मैं अभी वही पंकज सर से बात कर रहा था कि एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है कि जो संस्थागत मीडिया है, मैं उसको मेन स्ट्रीम तो नहीं कहता हूँ, संस्थागत कहता हूँ, क्योंकि उनके पास सालों का वर्चस्व है, उनके पास धन है, लीगल टीम है, सरकार के साथ वो उठते बैठते हैं, जजों के साथ, वकीलों के साथ उनका उठना बैठना होता है, सब उसके प्रति। तो जो संस्थागत मीडिया है ना, उसने ये स्पेस दे दिया है सरकार को। उसकी जो भी वजह हैं, मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि लगभग डेली भारत सरकार मीडिया के दुश्मन नहीं है। जो लोगों को लगता है, जो बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, भारत सरकार मीडिया का दुश्मन नहीं है। 15,000 लगभग 15, मैं कोई गलत ना हो तो एक मतलब बड़ा एक बजट आया है लगभग। जब देखिए उसको, मैं अभी जस्ट देख रहा था, मैं अभी है मेरे पास, बड़ा ज़रूरी है मुद्दा। ये देखिए आ गया है। मोदी सरकार ने 11 साल में विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लगभग 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ रुपए रोज खर्च किए हैं। तो भारत सरकार मीडिया के खिलाफ नहीं है, तो मालामाल कर रही है मीडिया को। संस्थागत मीडिया के भी ये खिलाफ नहीं है, ये उनके खिलाफ हैं जो इस देश की जनता के साथ है। अब बताइए पत्रकार का क्या काम है? नीरज ने ही लिखा था एक दिन, मैं बराबर कोट करता हूं कि अगर कोई कहे कि बारिश हो रही है, कोई कहे कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है जाके बताना कि कोई एक झूठ बोल रहा है। और एक दिक्कत सरकार को सबसे ज़्यादा इस बात से है कि एक बड़ा सेक्स जो संस्थागत मीडिया है वो उनके साथ, वो उन पर सवाल नहीं पूछ रहा है। नोटबंदी में सब कुछ ठीक था, लोग नहीं मरे, लाइनें नहीं लगी थी। आप लोग बताइए, कलेजा पर हाथ रख के। आज गैस मिल रहा है सबको, दिक्कतें नहीं हैं। मोटा मोटा सवाल है, आज क्या सब कुछ हरा हरा है? क्या मतलब क्या कहा जाए? लेकिन सवाल ये है कि नेशनल दस्तक जैसे जो प्लेटफॉर्म है या द जनता लाइव है, हम लोग की तो और दोहरी तकलीफ है। एक तो हम लोग के पास संस्थागत ढांचा नहीं है, और उसमें भी सोचिए, ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ वाले भी लोग पत्रकार बहुत हैं, उन पर भी दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि उनका जो नैरेटिव है, जो इलेक्शन नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो धार्मिक हिंसा में शामिल ना हो, कम्युनल राइट्स में। क्या ये गलत है बोलना? हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग स्कूल जाइए, अस्पताल की मांग कीजिए, आप लोग रोजी रोटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। क्या ये बात करना गलत है? हमारा तो इसलिए बंद किया गया है क्योंकि हम इस देश के एक बड़े सेक्शन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ना लिखना है, आपको किसी भी सांप्रदायिक दंगे में शामिल नहीं होना है।
हमें कोई मतलब नहीं है कि धार्मिक तांडव से, हमें कोई मतलब नहीं है, सरकारें आती जाती रहेंगी। इसलिए ये जो नैरेटिव हमारे साथ, पता है, मैं थोड़ा सा नेशनल दस्तक के साथ पता है क्या दिक्कत है, हमारे खिलाफ सरकार कम होगी। ये जो संस्था में जो बैठे हुए जो जातिवादी सोच के लोग हैं, उनको लगता है कि ये क्यों बोल रहा है भाई, यहाँ से कोई शेड्यूल कास्ट बोल रहा है, कोई अल्पसंख्यक बोल रहा है, कोई पिछड़ा समाज का बोल रहा है, इसको तो बकरी चराना चाहिए था, इसको तो हल जोतना चाहिए था, कायदे से तो इसको ड्राइवर होना चाहिए था, ये पत्रकार कैसे हो सकता है। हमारी समस्या दूसरी है भाई, सरकार से भी है, और जो सिस्टम में जातिवादी सोच के लोग हैं वो तो हमको, उनका बस चले तो हमको श्राप दे दे, भस्म कर दें। वो तो अभी पेज उड़ाए हैं हमारा, हमें इस तरह की धमकियां मिलती है फोन करके कि पत्रकारिता तुम कैसे करोगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो चल रहा है इससे कम से कम इस देश के लोगों का भला नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए हम लोग चुप हो जाएंगे, जैसे तमाम संस्थागत मीडिया चुप है, तो क्या लोगों की समस्याएं हल हो जाएगी? गैस मिल जाएगा? एम्स में आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट में फैकल्टी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा? 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद हो गई है देश में, वो ठीक हो जाएगा? हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि हम यही करके पेट पाल रहे हैं तो हम तो मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या इस देश के लोगों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी? क्या लोगों की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, लाचारी, हम लोग तो सरकार का आंख और कान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे प्रधानमंत्री पूरा 150 करोड़ को तो एक इंडिविजुअल नहीं देख सकते हैं। ऐसे भी उनके पास बहुत काम है, चुनाव प्रचार सबसे ज्यादा करना रहता है। तो हम तो उनके आंख कान है कि सर आपके इस राज्य में ये प्रॉब्लम है, इस राज्य में खाने की समस्या है, गैस की समस्या हो रही है, हम तो मदद कर रहे हैं। पत्रकार क्या होता है? वॉच डॉग होता है, मदद कर रहा है। लेकिन इनको मददगार नहीं चाहिए, इनको चाहिए चापलूस। और जिसके साथ चापलूस, जो चापलूसी के दौर में जिएगा उसका अपना नाश होगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, हम लोग को कोई लेना। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में कभी पत्रकारिता बहुत ईमानदार नहीं रही, उस पर कभी बाद में बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह की, ये सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग जो बात करें, क्योंकि संस्थागत मीडिया में सबकी एंट्री नहीं है, खासकर ऐसे लोगों की जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं। उसके बाद वो लोग भी इनको अखड़ते हैं जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया एक रंग में रंगना है, हम जो कहें तो आप अच्छा काम कीजिए ना, हम लोग दिखाएंगे दिन रात। गैस की दिक्कत ना हो, हमें क्या दिक्कत है, हम लोग नाचेंगे कि भाई इस सरकार में तेल मिल रहा है सस्ता, गैस मिल रहा है टाइम से, युद्ध हो रहा है लेकिन हमारे देश पर फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें गैस मिल रहा है। अब ये फैक्ट चेक चला है आजकल, एक फैक्ट चेक कर रहा है। मतलब सोचिए, एआई का वीडियो, एआई की फोटो कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा? अब तो एडिटिंग एआई से हो रहा है। हमारी सरकार कह रही कि हम सबसे ज्यादा एआई पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, भारत को एआई का हब बनाना है। एआई से कोई फोटो लगा दीजिए तो पेट में दर्द हो जाता है। हद है भाई। हम मान लीजिए अब चांद पर तो जाएंगे नहीं, चांद का एक एआई का फोटो लगा दिए तो दिक्कत हो जा रही है। तो ये तमाम बहाने ढूंढे जा रहे हैं। दरअसल चिंता इस बात की है कि मीडिया अब डेमोक्रेटाइज हुआ है। मीडिया पर जो हिरार्की थी, जो वर्चस्व था कुछ लोगों का, कुछ मीडिया घरानों का, कुछ कम्युनिटी का जो वर्चस्व था वो टूट रहा है। आम लोग बात कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। एक तो हमारा बहुजन मीडिया वाला है ही कि सोशल मीडिया ही गरीबों का मीडिया है। सोशल मीडिया इसलिए सच्चा मीडिया है कि कोई आम के पास बैठा है, उसके पास फोन है, वो तुरंत ट्वीट कर दे रहा है कि आम का पत्ता गिरा। वो सबसे ईमानदार है ना। तो हम लोग बेहतर दौर में है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत होपफुल हूँ, बेहतर दौर में है, ऐसे दौर में है जब सब बोल रहा है। जरूरत है इस देश के लोगों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और जिस तरह से अगर इस देश की जनता को सस्ता दवाई चाहिए, सस्ता गैस चाहिए, सस्ता तेल चाहिए, नौकरी चाहिए, उनको अगर अपने रोजी रोटी की चिंता है, उनके अपने बच्चों की चिंता है, उनको आरएमएल एम्स जैसे अस्पताल चाहिए, तो उन लोगों को इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा।
उनको कहना पड़ेगा कि भैया हमें सोशल मीडिया चाहिए, हमें राजीव निगम के वो सरकाजम चाहिए जो वो सत्ता से सवाल पूछते हैं। हमें पंकज श्रीवास्तव जिस तरह से बताते हैं कि किस तरह से ये बजट इतने का था, ये झूठ बोला जा रहा है, ये सच बोला जा रहा है। हम लोग सरकार की दुश्मन नहीं है भाई, न सत्ता के दुश्मन है, हमारा क्या लेना देना है, हम लोग इस जनता के हितैषी हैं। लेकिन ये बात सरकार समझे और सरकार में जो बैठे बाबू लोग हैं जो ये सब खेल रच रहे हैं वो भी समझे। अगर वो यही खेल करते रहेंगे तो वो सरकार के भी दुश्मन है और मोदी जी के तो पकिया दुश्मन है। उनका फैक्ट चेक होना चाहिए कि कहीं कहीं से और फंडित तो नहीं हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जो लोग भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो सरकार के पैरों पर कुल्हाड़ी मरवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया आम लोग की मीडिया है और अब मोबाइल से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। सरकार को ये बात समझना पड़ेगा और तमाम वैसे पत्रकार जो जनता के सवाल उठा रहे हैं, जनता के सरोकार का सवाल उठा रहे हैं, जनता को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं। बाकी हम लोग बाई चॉइस पत्रकार हैं, वो भूल जाएं कि हम इस काम को रोकेंगे। हम जनता के पक्ष में, संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के पक्ष में अपनी बात रखते रहेंगे। माध्यम बदल सकता है, कल सब जगह से बैन कर देंगे तो सड़क पर जाकर बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। हमने ये नहीं कहा कि भाई गैस की कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह है। हम ग्राउंड पे गए और हमने ग्राउंड से दिखाया कि अफवाह उन्हीं को लग रहा है जो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, जो कि जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जो करोड़ों के मंचों पे बैठ करके कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाह है। जनता की तकलीफें अफवाह है क्या? सीधा सा सवाल ये मेरा सरकार से है कि जनता की परेशानियां आपको क्यों नहीं नजर आती हैं? जब चुनाव आते हैं तब लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, चुनाव बीतते ही फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आज एक बार फिर से पलायन की स्थिति हो गई है। अगर अफवाह है परेशानियां लोगों की तो फिर पलायन की स्थिति क्यों बनी है? कोई भी अपने घर से 10 कदम जा करके किसी भी एजेंसी पे चला जाए, किसी भी बस स्टेशन पे चला जाए, रेलवे स्टेशन पे चला जाए, उसे हकीकत नजर आ जाएगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये हकीकत सामने ना आए। और मैं एक बार फिर से यही कहूंगी कि जब अपराध ना हो करके अपराध को एक्सपोज करना अपराध हो जाए, इसका मतलब है कि दिक्कत किसी अपराधी को ही हो रही है, कमान कहीं तो किसी गड़बड़ हाथ में है। वरना आप ये सोचिए कि बच्चों के सामने खेल दिखाने वाले बच्चों के अकाउंट से इतना कैसे डर जा रहे हैं कि 6-7 साल की बच्ची का अकाउंट बैन किया गया है भारत में। 6 साल की बच्ची का अकाउंट। ये कौन लोग हैं? ये इतना क्यों डर रहे हैं? क्योंकि एक साइकोलॉजी में, नीरज सर हम लोग एक चीज पढ़ाई जाती थी कि कैसे अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है, कि बॉस अगर एक आदमी को डांटा तो वो अपनी घर पे आके बीवी को डांटेगा और वो आकर के बच्चे पे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर्स भी दुनिया भर के हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तो फिर किसके ऊपर वो सारी चीजें निकाली जा रही हैं? जनता के ऊपर निकाली जा रही है। किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो अथॉरिटी जो स्टैब्लिश करना है कि भाई कैसे कोई है जो ये नहीं कह रहा है कि ईरान के जबड़े से मोदी जी 22 जहाज छीन करके लेके आ गए। ये कौन लोग हैं जो नहीं कह रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए हैं? ये लोग कौन है जो ये नहीं मान रहे कि हाँ भाई नासा ने बोला है कि बेस्ट है ये लोग? ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार लगातार किया जा रहा है। फेसबुक पेज जो है हमारा भारत में बैन हुआ, आपको क्या लगता है इससे पहले दिक्कत नहीं हो रही थी? लगातार स्ट्राइक्स आ रहे हैं। हमारा चैनल शैडो बैन कर दिया गया है और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, लगभग सारे पे मास रिपोर्टिंग एक तरफ से की जा रही है। आईटी ट्रोल्स महिलाओं के पीछे, खास तौर से महिला पत्रकारों के पीछे खुले में छोड़ दिए गए हैं। रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं महिला पत्रकारों को। मेरे घर वालों तक के ये लोग नंबर, फोटोज कि तुम्हारा बाप ये है, तुम्हारा भाई ये लोग लेकर के आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग आईटी एक्ट के तहत नहीं आते। वो लोग जो कि रेप थ्रेट देते हैं, जो कि जान से मारने की धमकी देते हैं, वो आईटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जनता परेशान है सर कुछ कीजिए, उनको आईटी एक्ट में ला करके ये लोग और कहते हैं कि चलो इनका मुंह बंद करा दो। तो अभी तो यही चल रहा है हमारे साथ। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि ये डर जाएंगे तो डरना तो है नहीं, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, जनता बनी रहती है, नेता आते जाते रहेंगे, पत्रकारिता बनी रहेगी, क्योंकि पत्रकारिता जिंदाबाद थी, है और रहेगी। वैसे ही पॉलिटिक्स जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया और #सपोर्ट पॉलिटिक्स, #सपोर्ट जर्नलिज्म। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।